हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुन्नू। आप सभी को फिर से ईबीडीटी ट्यूशन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो आप लोग से हाथ जोड़कर एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल कर बैठे और इस प्रश्नावली का आनंद उठाएं। लेकिन इस प्रश्नावली को बनाने से पहले खुद ब खुद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बनता है तो यहाँ से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। ठीक है, क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच, कितने संतान है यहाँ, 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। यहाँ रेशियो में दिया हुआ, ठीक है, करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। अपने लिए कितना रुपया रखता है, तो 1,00,000 रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति कितना हो, 2.5 लाख रुपया है, यानी 2.5 लाख रुपया में वो अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है, तो शेष कितना बच गया, 1.5 लाख रुपया। वही 1.5 लाख रुपया में ये 3 संतानों के बीच में बंटवारा करना है। तो 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, वही 1.5 लाख रुपया में प्रत्येक संतान को कितना कितना मिलना चाहिए। ठीक है, आइए तो देखते हैं हल। इसको हम मान कर बनाएंगे। ठीक है, तो माना कि प्रत्येक संतान को एक्स संपत्ति या एक्स हिस्सा मिला। ठीक है, माना कि प्रत्येक संतान को एक्स हिस्सा मिला, तो प्रत्येक संतानों को कुल हिस्सा, तो प्रत्येक संतानों को कुल हिस्सा कितना होगा। हमने क्या किया, माना कि प्रत्येक संतान को एक से हिस्सा मिला, तो प्रत्येक संतानों का कुल हिस्सा या कुल संपत्ति कहिए, कुल हिस्सा एक्स से गुना कर देना है। एक बार एक्स गुना 1 करेंगे तो एक्स आ जाएगा, फिर एक बार एक्स गुना 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर एक बार एक्स गुना 3 तो 3x हो जाएगा। ठीक है, समझिए। उसके बाद शेष बचा संपत्ति बराबर कितना था हमारे पास, 2.5 लाख रुपया, जिसमें 1,00,000 रुपया वो अपने लिए रखता है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया। कितना बच गया, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, समझिए। माना कि प्रत्येक संतान को एक से हिस्सा मिला, तो प्रत्येक संतानों का कुल हिस्सा या प्रत्येक संतानों का कुल संपत्ति कहिए। ठीक है, एक बार x से गुना कर दिए, फिर x माने थे ना, वही x से 1 के साथ गुना किए तो x आ गया, वही x से फिर 2 से गुना किए तो 2x आ गया, फिर यही x से 3 से गुना किए तो 3x आ गया। ठीक है, तो शेष बचा संपत्ति 2.5 लाख रुपया में वो अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है, तो 2.5 लाख में 1,00,000 जब घटाएंगे तो 1.5 लाख बचेगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहता है, तो प्रश्न से आइए x + 2x, यही ना 1.5 लाख रुपया को तीनों संतानों के बीच में बांटना है, तो यही 1.5 लाख रुपया को बंटवारा करना है, ये 3 संतान जो है। ठीक है, तो x + 2x + 3x बराबर कितना बांटना है हमको, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, 1.5 लाख, ये क्या है, ये रुपया है। ठीक है, तो देखिए जोड़िए, 3 2 5 1 6, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 रुपीज लैक्स, यानी लाख।
ठीक है। आप देखिए इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इधर क्या बचेगा, x बराबर 1.5/6। अब ये पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, गुना 10। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो 15/60 कटा दीजिए, 15 चौका 60 यानी 1/4। इसलिए x बराबर 1/4 गुना कितना से करना है इसमें, 1,00,000 से, जो अपने लिए रख रहा है 1,00,000 रुपया। ठीक है, अब इसको कटाइए 4 से, 25 चौके 100 यहां से कट गया, और ये कितना बच गया, 0, 3 जीरो, 3 जीरो चढ़ा दीजिए, यानी x बराबर क्या आ गया मेरा, 25,000 रुपया। ठीक है, x बराबर 25, यानी माना कि प्रत्येक संतान को x हिस्सा मिला, यानी प्रत्येक संतान को कितना मिलेगा, 25,000 रुपया। अब आइए तो प्रत्येक संतान का कुल संपत्ति कितना होगा, तो देखिए, तो पहला संतान को कितना मिला, यहां से आइए, पहला संतान को मिला हिस्सा बराबर 25,000 रुपया। ठीक है, फिर यहां से आइए, दूसरे संतान को मिला हिस्सा, दूसरे संतान को मिला हिस्सा, तो यहाँ दूसरे संतान यहाँ है 2x, यहाँ इसमें x का मान रख देंगे, वह दूसरे संतान का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना x का मान कितना आया, 25,000, तो इसमें 25,000 रख दीजिए। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 25 दूना 50,000। ठीक है, तो ये दूसरे संतान का संपत्ति है, दूसरे संतान को कितना मिलेगा हिस्सा, तो 50,000, दूसरे संतान को 50,000 और पहले संतान को 25,000। आइए अब तीसरे संतान को मिला हिस्सा, तो तीसरे संतान 3x है, तो 3x, इसमें x का मान रख देना है, तो 3 गुना x का मान है 25,000, है कि नहीं है। ठीक है, तो 25 दिया 75,000, 75,000 किसको मिलेगा, तो तीसरे संतान को। ठीक है, तो पहले संतान को मिला हिस्सा कितना, 25,000 रुपया, फिर दूसरे संतान को मिला हिस्सा, तो दूसरे संतान था 2x, तो 2x लिखे, उसमें क्या किए, x का मान रख दिए, तो x का मान कितना यहाँ निकला है, 25,000, तो x के स्थान पे 25,000 रखकर और 2 से गुना कर दिए, तो 25 गुना 50,000 रुपया ये जो दूसरे संतान को मिला। फिर तीसरे संतान को मिला हिस्सा, तो तीसरे संतान था तो यहाँ 3x, तो 3 गुना और x का मान रख दिए 25,000, तो 3 गुना 25,000 यानी 25 दिया 75,000 रुपया। इस तरह से अगर ये तीनों को जोड़िएगा तो आपको 2.5 लाख रुपया उड़ जाएगा, ये तीनों को जोड़िएगा तो 2.5 लाख रुपया, सॉरी 1.5 लाख रुपया उड़ जाएगा, समझ गए। 75 और 25 100 यानी 1 लाख, इधर 50,000 यानी 1.5 लाख रुपया हो गया ना, 1.5 लाख रुपया हमको बांटना था तीनों संतानों के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किए, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कितना है, 11 के लगातार 3 गुणज, यानी 11 का ऐसा 3 संख्या लीजिए लगातार जो रहना चाहिए, जिसका योग 231 आना चाहिए, तो वो संख्या बताइए आप लोग क्या होगा, वो संख्या बताइए कि क्या होगा जो तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमको आना चाहिए कितना, 231। तो देखिए इसे हल करते हैं, तो पहले यहाँ से नोट करने से पहले आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिए खुद से कि अगर ये बनता है कि नहीं, उसके बाद यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हल, माना कि 11 का पहला गुणज x है, मान लिए 11 का पहला गुणज x है, तो दूसरा गुणज, तो 11 का दूसरा
गुणज क्या हो जाएगा? हमने माना कि 11 का पहला गुणज x, तो दूसरा गुणज x प्लस 11, तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? तो 11 का तीसरा गुणज x प्लस 11 दूना कितना होता है? 22। ठीक है, तो तीसरा गुणज, पहला गुणज और दूसरा गुणज, हमको ये तीनों संख्या पता हो गया है। ठीक है, तो देखिए, तो प्रश्न से यहाँ क्या कर रहा है? तीनों संख्याओं का योग 231 होना चाहिए। तीनों संख्याओं का योग 231, यानी तीनों जोड़ेंगे तो हमको 231 होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न से x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा? 231। अब जोड़िए x यानी 3x, अब प्लस 22 और 11 33 बराबर 231। अब इधर ये 33 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर 231 माइनस 33, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? इसमें घटाइए, 11 से 3 घटाएंगे तो 8, ये बच जाएगा 2, तो इसे लेंगे 5, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, और ये कितना बच गया? 1। ठीक है, 998। एक बार फिर से देख लीजिए, 11 से 3 घटाएंगे तो 8 3 11 आ जाता है, यहाँ बच गया 2, तो इसे ले लिए 1 पैसा, तो बन गया 12, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 3 12, यहाँ बच गया 1। अब देखिए तो गुना में हो जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 198/3, अब 3 से कटाइए, 3 छक्के 18, अब फिर एक छोड़ देगा तो 18 बन जाएगा, तो फिर 3 छक्के 18, यानी 66 बार में ये कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 66। तो हमने x क्या माना था? कि माना था कि 11 का पहला गुणज x है, तो x का मान जो आया वही 11 का पहला गुणज है, तो 11 का पहला गुणज तो पता चल गया। तो 11 का पहला गुणज कितना है? x का जो मान आया वही 11 का पहला गुणज है, यानी 66 है। ठीक है, तो 11 का दूसरा गुणज क्या होगा? दूसरा गुणज क्या है? 11 का दूसरा गुणज, यहाँ देखिए x प्लस 11 है, तो इसमें x का मान रख दीजिए ना, x का मान इसमें रख दीजिए, देखिए इसमें x का मान, तो 11 का दूसरा गुणज x प्लस 11, तो x प्लस 11 में x का मान रखिए, x का मान कितना है? 66, तो 66 अब प्लस 11 बराबर 77, यही तो दूसरा गुणज है। और 11 का तीसरा गुणज क्या है? तो देखिए x प्लस 22 है ना। ठीक है, अब इसमें x का मान रख दीजिए ना, x का मान कितना है? 66, तो 66 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 88। यही तो तीन संख्या है, ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमको कितना होना चाहिए? तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमको पूर्णा चाहिए 231। नहीं विश्वास है तो हम जोड़कर दिखाते हैं। 7 7, यहाँ से देखिए पहले कितना है? पहला संख्या कितना है? 66, फिर 77, फिर 88। अब जोड़िए, 8 7 15, 15 6 21 के 1 बाकी 2। ठीक है, 8 7 15 6 21, अब 2 कितना आता है? 23, 231 आ गया। देखिए यहाँ से 231, तीनों संख्या लगातार है, 66 77 और 78 लगातार पूछ रहा था। क्या कर रहा था? लगातार तीनों गुणज है ना लगातार में, और तीनों को जोड़ो तो 231 बन गया। इस तरह से आप लोग नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्र के बीच 120 कलम दिए गए हैं तो विजेता छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहता है।
संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर, यानी जो विजेता हुआ है प्रत्येक विजेता छात्र को कितना पेन मिल रहा है, प्रत्येक विजेता छात्र को यहाँ 2 कलम दिया जा रहा है, 2 कलम। ठीक है, विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम। जो विजेता नहीं है, जो शेष जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम दिया जा रहा है। ठीक है, तो यदि 100 छात्र थे, जो 100 छात्रों के बीच कितना पेन बांटा गया, 120 कलम दिए गए हैं, तो विजेता छात्र की संख्या पूछ रहा है, विजेताओं छात्र की संख्या क्या होगा। आइए तो इसे देखते हैं। देखिए हल, तो मान लिए कि विजेता छात्र की संख्या x है, सिंपल सी बात है। माना कि विजेताओं छात्रों, माना कि विजेता छात्रों की संख्या x है। ठीक है, तो अन्य विजेता छात्राओं की संख्या बराबर टोटल कितने छात्र हैं, 100। तो 100 में से x घटा दीजिए, x तो विजेता ना है, तो 100 में से अगर हम x घटा देते हैं तो अन्य विजेता बच जाएगा, तो 100 माइनस x। तो अन्य विजेता छात्रों की संख्या कितना है, 100 माइनस x, और विजेता छात्र की संख्या x। अब जरा देखिए, अब विजेताओं छात्रों को दिया गया पेन, विजेताओं छात्रों को दिया गया पेन, तो विजेता छात्रों को कितना दिया गया था पेन, देखिए तो 2 कलम। तो विजेता छात्र की संख्या कितना x, तो x गुना 2 कर दीजिए, x गुना 2 यानी 2x, x गुना 2 करेंगे तो 2x। ठीक है, तो अन्य विजेताओं छात्रों को दिया गया पेन, अन्य विजेताओं छात्रों को दिया गया पेन, तो अन्य विजेता छात्राओं को कितना दिया गया है पेन, तो 1 कलम। तो अन्य विजेता छात्राओं की संख्या कितना है, 100 और माइनस x, कितना कलम दिया गया है, 1 ना, तो 1 से गुना कर दीजिए, जब गुना कर देंगे तो 100 माइनस x ही ना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न से टोटल कितना पेन बांटा गया है, 120 पेन बांटा गया है। देखिए अगर हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो 120 आना चाहिए। तो देखिए 2x प्लस 100 माइनस x बराबर में रखेंगे 120। ठीक है, जरा देखिए 2x और x क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इधर 100 जो है प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, 100 इधर जो है प्लस में है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। देखिए इधर तो 2x, ठीक है, ये 120 था, तो 2x प्लस 120 माइनस 100, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब जरा देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2x माइनस x होगा कि नहीं। इधर 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 ही ना बचेगा, इधर 2x में से x घटा देंगे तो सिर्फ x बचेगा, तो x बराबर 20। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, इतना भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा देखिए 2x में एक x घटा देंगे तो x बचेगा ना, 2x में एक x घटा देंगे तो x बचेगा, और उधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो ठीक है, तो 2x में जो हम x घटाएंगे तो x बचेगा, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 120 और माइनस 100। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 20। यही क्या है, विजेता छात्रों की संख्या। यहाँ क्या माने थे हम, माना कि विजेता छात्रों की संख्या x है, तो विजेता छात्र की संख्या x है। यानी क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है कि विजेता
विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजेताओं की संख्या कितना है, यानी 100 विद्यार्थी ऐसे है कि जिसको 2 पेन मिला है। 100 विद्यार्थी ऐसे है कि जिसको 2 पेन मिला है। ठीक है, समझ लीजिए। मान लिए कि विजेता छात्र की संख्या x है, तो अन्य विजेता छात्र की संख्या कितना हो जाएगा। हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट थे, तो 100 में से x को घटा दिए तो जो बच गया वो अन्य विजेता है। ठीक है, तो विजेता छात्र को कितना पेन मिल रहा था, तो 2। तो विजेता छात्र की संख्या कितना x, तो x से गुना कर दिए 2 में, तो 2x हो गया। ठीक है, उसी तरह अन्य विजेता छात्राओं की संख्या कितना था, 100 माइनस एक्स, और उसको कितना पेन मिल रहा था, 1। तो 1 से गुना कर दिए, जब इसको हल किया तो इतना आ गया। तो हमने लिखा प्रश्न से इतना प्लस इतना बराबर 120 पेन बांटा गया है ये दोनों के बीच में। तो 2x प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 120। यहाँ से 2x में x घटा दिए तो x बच गया, और ये 100 था जो प्लस में, तो उधर ले गए तो माइनस में हो गया। तो x बराबर मेरा बच गया 120 में से 100 घटाएंगे तो 100 है। ठीक है, 120 में से 100 जब घटाएंगे तो जो बच जाएगा 20। यही विजेताओं छात्र की संख्या है। तो लिख दीजिए, अतः विजेताओं छात्रों की संख्या बराबर 20 है। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो है, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक। यही मेन पॉइंट है। अगर आप इसको सोल्व कर दिए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए देखते हैं हल। मान लिए कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है। माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रवि के पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, आप जरा बताइए। तो हमने माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो रवि के पिता की वर्तमान उम्र, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, रवि के जो पिता की वर्तमान उम्र है, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से, तो इसका 3 गुना है, तो 3 गुना तिगुने से, ऐसे कीजिए, तो तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक कर दिए। ठीक है, तो इसको जब हल कीजिएगा तो 3x प्लस 5 हो जाएगा। हाँ, इतना वर्ष किसका वर्तमान उम्र आ गया, ये रवि के पिता की वर्तमान उम्र। ठीक है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक। तो उसके बाद देखिए, यदि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है, तो जरा देखिए 5 वर्ष बाद रवि का उम्र। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो जोड़ दीजिए, 5 वर्ष बाद ना बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद रवि का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, तो जरा पिता का भी उम्र देख लीजिए, तो 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र, अभी उनका वर्तमान उम्र कितना है, 3x प्लस 5, 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी जोड़ दीजिए 5। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए जरा, तो कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो प्रश्न से क्या कर रहा है, उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है। किनकी उम्रों का योग, 5 वर्ष जो बाद है उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होता है। दोनों की वर्तमान उम्र क्या, उम्र ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, वर्तमान उम्र। तो देखिए प्रश्न से करना क्या है,
इतना और प्लस इतना बराबर में रखना है 47 वर्ष। ठीक है, तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 10 बराबर कितना है 47। दोनों के उम्रों का योग 47 वर्ष ना है, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, जरा जोड़िए यहाँ, तो कितना होता है 3x और x यानी 4x। ठीक है, 10 और 5 कितना देगा 15 बराबर में 47। अब इधर ये प्लस में तो उधर माइनस में, इधर 4x बराबर 47 माइनस 15, इधर 4x बराबर घटाइए तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 और फिर 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कितना आ गया 32। अब यहाँ से कटा दीजिए, 4 8 32, यानी x बराबर कितना आ गया 8। यानी x क्या माने थे, माना कि रवि का वर्तमान उम्र x, यानी x का मान कितना आ गया 8, यानी रवि का वर्तमान उम्र कितना आ गया 8। तो लिख दीजिए, तो रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष है। ठीक है, तो आइए यहाँ से जरा देखिए, तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र, तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र, यहाँ बताइए रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना है। देखिए 3x प्लस 5 है ना, x का जो मान आया है उसमें x का मान धर दीजिए, रवि के पिता की वर्तमान उम्र निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो 3 गुना x का मान 8 है प्लस 5, यानी 8 या 24 हो गया नहीं, 8 या 24 और 24 और 5 29। यही तो है रवि के पिता की वर्तमान उम्र, और रवि का वर्तमान उम्र ये रहा। ठीक है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, और इधर इसको पूरा कर दें, 8 या 24 और प्लस 5, देखिए आप तो ठीक है, 24 और 5 29 वर्ष इतना। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सारा का सारा आज कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और मैं अलविदा कहता हूँ।